बुजुर्ग जिनको हम बाबा जी कहते थे। इनका पूरा नाम एहसान शाह था, मगर इलाके के तमाम लोग इनको बाबा जी या फिर बाबा साहब कहकर पुकारते थे। वो निहायत मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। अरसे से मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम देने और कलाम पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाते थे। इस फरीजे का वो कोई मुआवजा नहीं लेते थे। एक दफा का जिक्र है कि मैं गली में खेल रही थी। बाबा साहब मस्जिद से निकले। मुझे गली में लड़कियों के हमरा कूद फांद करते देखकर इनका चेहरा संजीदा हो गया और मेरे करीब आकर बोले, बेटी अब तुम गली में निकलना बंद कर दो और घर में रहा करो, जरा अपना हाथ तो दिखाना। मैंने अपनी हथेलियां सामने कर दी। वो झुककर इन हमाक से मेरे हाथों की लकीरों को पढ़ने लगे। बेटी तुम पढ़ने की तरफ ध्यान दिया करो, तुमको कामयाबियां मिलेंगी, तुम एक आला मकाम पाओगी, लेकिन आगे चलकर घर की जिम्मेदारी तुमने उठानी है। एक और बात है, वो मैं तुम्हारे वालिद साहब या वालदा को बताऊंगा। मैंने अम्मी जान से कहा, बाबा जी ने मुझे गली में खेलने से मना किया है। आप इनसे पूछे कि उन्होंने मुझे क्यों मना किया, जबकि और लड़कियां भी तो खेलती हैं। अम्मी फौरन बाबा साहब के पास गई और इनसे पूछा। वो बोले, तुम्हारी गुड़िया बड़ी नसीबों वाली है, ये आला तालीम हासिल करेगी, कोई मनसब पाएगी, लेकिन इसकी शादी बहुत देर में होगी। घरेलू खुशियाँ इसके मुकद्दर में कम हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि ये खेल कूद में वक्त जाया करने की बजाय पढ़ाई की तरफ ध्यान दे तो अच्छा है। अम्मी जान तो बाबा जी की बहुत इज्जत करती थी। इनकी बातें सुनकर सहम गईं। घर आकर मुझसे कहा कि गुड़िया तुम बाबा जी की नसीहत याद रखना, कभी पढ़ाई से गफलत मत करना। इंसान जिस बात पर तवज्जो दे कामयाबी मिलती है। मैं भी पढ़ाई पर तवज्जो देने से क्लास में अव्वल आने लगी। अब स्कूल में मेरा एक नुमाया मकाम था। मेरी शख्सियत में भी रोज बरोज निखार आने लगा। अब जो भी मेरी जानिब नजर भर कर देखता माशाल्लाह जरूर कहता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। मैंने मैट्रिक में पोजीशन ली। यूं मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। वो दिन भी आ पहुंचा जब मैंने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया और बेहतरीन इंटरव्यू दिया। तभी आला मनसब पर मुलाजमत मिल गई। बाबा एहसान साहब की दुआएं और बातें पूरी हुई। मैं आला मनसब पा चुकी थी। वालदैन मसरूर थे, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इन्हीं दिनों मेरे लिए दूर के अजीजों से एक रिश्ता आ गया। लड़का तालीम याफ्ता और आला ओहदे पर फाइज था। मैंने अमीर अहमद की सूरत नहीं देखी थी। इनका चर्चा था कि वो बहुत खूब रूह हैं। टक्कर का रिश्ता क्या आया, अम्मी और अब्बू खिल उठे और ये रिश्ता कबूल कर लिया। मंगनी को 6 माह हुए थे कि वो शादी की तारीख मांगने आ गए। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि कुछ अरसा शादी टल जाए ताकि मैं बगैर किसी झंझट के मुलाजमत करूं। थोड़ी रकम जोड़ लूं ताकि शादी पर अखराजात के लिए मेरे वालदैन को दिक्कत ना हो। दरअसल मेरी तबीयत और मिजाज कुछ इस किस्म का था कि तब्दीली से घबराती थी। एक तरह का लाइफस्टाइल अपना लेती थी और फिर इसे बदलने का नाम नहीं लेती थी। ये हालत थी कि अपने कमरे के सिवा मुझे और कहीं नींद न आती थी। मैंने अल्लाह से सिर्फ चंद दिनों की मोहलत मांगी थी। दुआ कबूल हो गई, लेकिन किस तरह? जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। अमीर अहमद इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे कि इनकी कार एक ट्रक से टकरा गई और वो मौके पर जाँ बहक हो गए। वो भी इस वक्त जब इसके वालदैन हमारे घर शादी की तारीख लेने आए हुए थे। मुझे दुख था, मैंने क्यों शादी में अल्लाह ताला से ताखीर की दुआ की। रो रो कर देर चाही, वालदैन की खुशियों को नजरअंदाज किया, इनकी जिम्मेदारियों को ना समझा। वो वालदैन जो मुझ पर जान निछावर कर सकते थे, इनकी जिम्मेदारियों को ना समझा। ज़मीर मुझे मलामत करता था, जैसे मैं ही इनकी मौत की जिम्मेदार थी। हालांकि मौत हयात अल्लाह के हाथ में है और हर काम उसी की मर्जी से होता है। दुआ और बद्दुआ भी उसी की मर्जी से कबूल होती है। काफी दिनों तक हमारे घर में सोग की सी कैफियत रही। अम्मी अब्बू बेहद रंजीदा थे
اور امیر احمد کے والدین کے دلوں میں تو صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ میں نے ملازمت میں دل لگا رکھا تھا، وقت اچھا گزر رہا تھا، محنت اور لگن سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی تھی۔ دفتر والے مجھ سے خوش تھے، زندگی کی ایک روٹین بن گئی تھی۔ ایک طرح سے روز و شب گزر رہے تھے کہ ایک دن دفتر سے ایک لیٹر ملا، ٹریننگ کے لیے کراچی جانا تھا۔ کیا بتاؤں کتنی خوشی ہوئی۔ عرصے بعد کہیں باہر نکلنے کا موقع ملا تھا، ہیڈ آفس جانا تھا، وہاں صرف ایک ہفتہ قیام تھا، یہ بھی غنیمت تھا۔ میں نے چھٹیاں لے لی تاکہ ٹریننگ کے بعد اپنے عزیزوں سے مل سکوں۔ خالہ اور ان کی 2 بیٹیاں وہاں رہتی تھی، ان سے ملے عرصہ گزر گیا تھا، وہ بھی خوش ہو گئی۔ دفتری فرائض ختم ہوتے ہی میں ان سے ملنے چلی گئی۔ مدت بعد خوشی ملی، جتنے دن رہی روز سمندر کنارے جاتی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں یوں لگتا جنت میں آ گئی ہوں۔ چھٹی ختم ہونے لگی تو سوچا تھوڑی شاپنگ کر لی جائے۔ اسی روز ہم ایک بڑے اور بارونق شاپنگ سینٹر میں چلے گئے۔ شاپنگ کر کے نکلے اور سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے تاکہ ٹیکسی مل جائے۔ ہم ابھی سڑک کے دوسری جانب نکلنے کو تھے کہ ایک خوش پوش نوجوان تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، جلدی سے سامنے والی گلی میں جا کر کسی بلڈنگ کی سیڑھی میں چھپ جاؤ، ادھر فائرنگ ہو رہی ہے۔ ہم نے کچھ نہ سمجھا اور میری دونوں خالہ زاد بہنیں عافیہ اور فاریہ دوڑتی ہوئی گلی میں ایک بلڈنگ کی سیڑھیوں میں چلی گئی۔ آنن فانن سامنے سڑک سے 2 گاڑیاں آتی دکھائی دی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ فائرنگ کسی اور طرف سے ہے یا گاڑی میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں۔ شاید 2 گروہ آپس میں الجھ رہے تھے یا پولیس والے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہ چلا۔ تھوڑی دیر بعد شور ختم ہو گیا تو ہم باہر نکلے۔ ہمارے ساتھ وہ نوجوان بھی تھا جو قریب کہیں چھپا ہوگا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اس نوجوان کی حاضر دماغی نے ہمیں بچا لیا، ورنہ وہ گاڑیاں تو مست ہاتھیوں کی طرح سڑک پر ہم کو روند ڈالتی۔ یہ اخلاق سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کراچی میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے بتایا کہ اب حالات یہاں معمول پر ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اتفاق سے ہم نے ایک ہی علاقے کی سمت جانا تھا۔ اس نے کہا، آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اور ہم اس کی گاڑی میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ خالہ تسبیح پڑھ رہی تھیں، ان کو فکر تھی کہ لڑکیاں جانے کہاں رہ گئی ہیں۔ سچ پوچھئے تو شاپنگ میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ شکریہ کے طور پر خالہ نے اخلاق کو دعائیں دی۔ وہ جاتے ہوئے ان کو اپنا کارڈ دے گئے کہ کوئی کام ہو تو مجھے کہیے گا۔ حادثے کی یاد دل پر لیے میں ملتان واپس لوٹ آئی اور دوبارہ اسی دفتر کے معمولات میں کھو گئی۔ کچھ دن بعد یہ واقعہ ذہن سے فراموش ہو گیا۔ ایک دفعہ خالہ سے فون پر بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اخلاق صاحب آئے تھے، انہوں نے تمہارے دفتر کا نمبر مانگا تھا، ہم نے دے دیا تھا، شاید وہ تم کو فون کریں۔ چند دن تو انتظار کیا، پھر میں مصروفیت میں بھول بھال گئی۔ سال بعد عید کے موقع پر جب دفتر سے اگلے دن چھٹیاں ہونے والی تھی، اس کا فون آ گیا۔ اتنی مدت بعد بھی میں نے اس کی آواز پہچان لی، مگر چپ سادھے رکھی تو اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ میں نے کئی بار سوچا کہ آپ کو فون کروں، مگر مناسب نہیں لگتا تھا۔ البتہ آپ ہمیشہ یادداشت میں موجود رہیں۔ آپ کو فون پر اعتراض تو نہیں؟ عید پر تو اپنے سبھی نزدیک اور دور کے ملنے والوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، تو بندہ آپ کو عید مبارک پیش کرتا ہے۔ تبھی میں نے پوچھ لیا، کوئی خاص بات کہنی تھی تو کہہ دیجئے۔ کوئی خاص بات نہیں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اف اللہ، یہ کیسا شخص ہے، خود ہی فون کیا اور پھر کھڑاک سے بند کر دیا۔ سچ کہوں کہ مجھے بڑا غصہ آیا۔ عجب سرد مہر شخص ہے، اور وہ بھی جس نے حال پوچھا اور نہ اپنا حال کہا، بس مبارکباد دی اور فون بند کر دیا۔ ہم لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، افسانے پڑھ کر ہر موڑ پر فلمی ہیرو کا انتظار کرتی رہتی ہیں، لیکن میں ایسی نہ تھی۔ جانتی تھی عام زندگی میں حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہیں، انسانی رویے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ مجھے ملازمت کرتے 3 سال ہو گئے تھے۔
वालदैन अगरचे मेरी तरफ से मुतमईन थे, लेकिन यही चाहते थे कि मेरा रिश्ता जल्द अज जल्द किसी अच्छी जगह तय पा जाए। एक एक करके मेरी सब सहेलियां अपने घरों की हो गई, बस मैं ही गैर शादीशुदा रह गई। इंसान सोचता बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जिन दिनों अम्मी मेरे लिए किसी बेहतरीन जीवन साथी की तलाश में थी, अचानक हार्ट अटैक से अब्बू की वफात हो गई। अब घर की तमाम जिम्मेदारियां मुझ पर आ पड़ी थी। 4 बहन भाई मुझसे छोटे थे। माँ तो सदमे से निढाल थी। मुझे ही वालिद की जगह अम्मी और बहन भाइयों को सहारा देना था। इसी तरह कई साल गुजर गए। अब मुनासिब रिश्ते नहीं आते थे। जब आते, घरेलू मजबूरियों की वजह से इनकार कर देती थी। यहाँ तक कि बहन भाई पढ़ लिख कर अपनी मुलाजमतों पर पहुँच गए। 3 की शादियाँ हो गईं। सच तो ये है कि जब कोई मेरी शादी के बारे में सवाल करता तो हंस कर टाल देती। अब भला क्या मेरी उम्र रह गई थी शादी की? एक भाई बाकी रह गया था। वालदा थी और मैं थी। छोटे भाई को मुलाजमत इस्लामाबाद में मिली, वहाँ मामू रहते थे। इनकी छोटी बेटी से भाई की मंगनी कर दी। यूं मेरा भी इस्लामाबाद में आना जाना रहने लगा। एक मर्तबा भाई अपना दफ्तर दिखाने ले गया। एक साहब से सीढ़ियां चढ़ते हुए मड भीड़ हो गई। या अल्लाह, ये बारोब शख्स कौन है? उम्र 50 बरस होगी। भाई साकिब ने बताया कि बाजी ये हमारे एमडी हैं, कराची में इनका घर है, आजकल यहाँ पोस्ट होकर आए हैं। मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता धड़कने लगा। गौर किया तो याद आ गया कि ये सूरत जानी पहचानी है। ये वही इखलाक साहब है जिन्होंने कराची में हमको हादसे की जद से बचाया था। साकिब को बताया तो वो मुझे हैरत से देखने लगा। बाजी प्लीज आप मेरे साथ चलें और इनसे मेरी सिफारिश कर दे तो मेरी प्रमोशन जल्दी हो जाएगी। वैसे ये बड़े बाअसूल हैं, किसी का लिहाज नहीं करते। मैंने साकिब को साथ लिया और एमडी के कमरे में अपना कार्ड भिजवा दिया। उन्होंने फौरन अंदर बुलवा लिया। एहतरामन मुझको देखकर सीट से उठ खड़े हुए, मगर इनके चेहरे पर खुशी और दुख के मिले जुले तासुरात थे। कैसी हैं आप? अरसे बाद मुझे याद किया है। इस्लामाबाद कैसे आना हुआ? मेरे लायक कोई खिदमत? और ये? इन्होंने साकिब की जानिब इशारा किया। ये मेरे छोटे भाई साकिब हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, आपके मातहत काम करते हैं, इसीलिए आई हूँ कि इनका ख्याल रखना है आपने। मुलाकात बहुत अच्छी रही। घर आई तो न जाने क्यों बहुत खुश थी। वजह मैं खुद भी ना समझ पाई। साकिब की तरक्की हो गई तो अम्मी ने कहा कि माजिदा अब तुम मुलाजमत छोड़ दो। मैंने छुट्टी ले ली क्योंकि मैं मुलाजमत से थक गई थी और सेहत भी मुतासिर हुई थी। इन्हीं दिनों हमने अपने आबाई कस्बे में जमीन फरोख्त की और इस्लामाबाद में एक छोटा सा घर ले लिया, क्योंकि साकिब की शादी के बाद हम अकेले यहाँ नहीं रह सकते थे। साकिब ने इखलाक साहब से मिलना जुलना जारी रखा और इनकी कुछ मजबूरियाँ बताईं, तो उन्होंने कोशिश करके मेरा तबादला इस्लामाबाद करवा दिया। इस तरह हम सब इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। यहाँ इखलाक साहब से मुलाकातें जारी थी, क्योंकि इनका हमारे यहाँ आना जाना था। साकिब तो इस वजह से खुश था कि वो इसके एमडी थे। जब किसी का बॉस इसके घर आना जाना रखे तो खुशी होती है, और मुझे इस वजह से खुशी होती कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। वो हर मौजू पर बात कर सकते थे। ज़हनी हम आहंगी, शराफत और पसंदीदगी के सबब हम करीब होने लगे, मगर हमारे दरमियान एक हद बरकरार थी, क्योंकि मैं अब उम्र के उस दौर में थी जब जज्बात ज्वालामुखी नहीं रहते। मुझे मालूम था कि वो एक शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी हैं। इनके बीवी बच्चे कराची में क्याम पजीर थे। एक माह में 1-2 मरतबा वो घर जरूर चक्कर लगाते थे। मेरी वालदा से खूब बातें करते। अम्मी भी इनको बेटे की तरह चाहने लगी थी। अक्सर इखलाक मसरूफ होते थे, लेकिन कभी कभी हम सब इकट्ठे लंबी वॉक पर जाते थे। साकिब, इनकी बीवी और कभी अम्मी भी हमारे साथ होती थी। चलते हुए मैं ख्यालों की उस दुनिया में चली जाती थी जिसको मैं बहुत पीछे छोड़ आई थी। वो जब मुझे खोया खोया पाते तो पुकार कर वापस इस दुनिया में बुला लेते। माजिदा बीबी, सुनो,
किधर हो? वापस लौट आओ, जिधर भी हो। देखो, ये तुम्हारे इर्द गिर्द की दुनिया कितनी खूबसूरत है। इनको भुलाकर कहाँ गुम हो जाती हो? वो अक्सर पूछते, तुम इतनी अच्छी लड़की थी, तुमने टाइम पर शादी क्यों ना की? तो मैं दिल में जवाब देती, आप जैसा कोई मिला ही नहीं। मगर जुबान से कहती, पता नहीं वक्त कैसे गुजर गया। मैं वक्त की रफ्तार के साथ भागती रही, यहाँ तक कि जिंदगी की शाम हो गई। ना चाहने के बावजूद हम एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे। अब मैं हर रोज शाम को इनकी पसंद की कोई ना कोई चीज बनाकर रखती थी कि शायद वो आ जाए। वो मेरे खाने की तारीफ करते कि तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो। वो अक्सर कहते, अभी भी वक्त की भागदौड़ तुम्हारे हाथ में है, कोई अच्छा सा जीवन साथी तलाश कर लो। जिंदगी के बाकी दिनों को तन्हाइयों की नजर मत करो, ये खुद पर जुल्म है, जबर है, गुनाह है। ये सुनकर चुपचाप हसरत से इनकी तरफ देखती। 1.5 साल बाद इखलाक का ये मुतालबा जोर पकड़ने लगा कि माजिदा, तुम कितनी अच्छी थी। मैं तुमसे मिला भी, मगर हमारी मुलाकातें ना हो सकी। मैं तुमको ना जान सका और तुम मुझे ना जान सकी। हालांकि तुमसे मेरी पहली मुलाकात के 3 बरस बाद शादी हुई। अब एहसास होता है कि मैंने क्या फैसला करना था और क्या कर दिया। हालांकि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये एक रिवायती शादी थी। मैं और मेरी शरीके हयात मियाँ बीवी जरूर हैं, मगर दोस्त नहीं। मुझको जिंदगी में हमारे वक्त एक कमी महसूस होती थी, लेकिन जब से तुमसे मिला हूँ, मेरी जिंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो गई। एक दिन दिल की बात आखिरकार इनके लबों तक आ ही गई। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको अब भी अपना सकता हूँ। चाहो तो अपने घर वालों के साथ रहती रहना, वरना अलहदा घर ले दूंगा। मेरे घर वालों को इखलाक साहब की शख्सियत और आदत पहले ही पसंद थी। जब मैंने अम्मी को बताया तो वो गहरी सोच में डूब गई। फिर बोली, और इसकी पहली बीवी, इसका क्या कसूर है? जब इखलाक साहब ने हर पहलू से अम्मी को इत्मीनान दिलाया तो वो राजी हो गई और यूं हम दोनों की शादी हो गई। मैंने भी पहली बार सुख का सांस लिया। वालदा और बहन भाई मेरी और इखलाक साहब की शादी से बहुत खुश थे, क्योंकि मैंने जवानी भर अपने सारे ख्वाब इनकी नजर कर दिए थे और इन्हें पढ़ाया लिखाया, शादियां करके इनकी मंजिल तक पहुंचाया। अब कोई मेरा सहारा और मेरा अपना था, मेरे दुख दर्द का साथी। देर से सही, मगर मुझे एक बेहतरीन आदमी मिला था, वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। इनकी तवज्जो से रफ्ता रफ्ता मेरी सेहत अच्छी होने लगी। बुरे दिन तमाम हो गए हैं और अब अच्छे दिनों की बारी है, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। इखलाक साहब का तबादला कराची हो गया और इनके जाते ही मेरी दुनिया अंधेर हो गई। अब एहसास हुआ, शोहर के बगैर औरत की जिंदगी अधूरी होती है। सोचती थी कि अब कैसे जीऊंगी। सारी जिंदगी तो तन्हाई का अजाब सहते सहते गुजर गई। चंद सालों के लिए खुशियां मिली, वो भी अधूरी। वो बाकायदगी से फोन करते थे, मगर इस्लामाबाद कभी कभी आते थे, वो भी 1-2 दिन के लिए। बहुत बार इसरार किया कि मुझे भी अपने साथ कराची ले जाएं, वो हमेशा टाल जाते थे। शुक्र है कि इनके कहने पर मैंने मुलाजमत नहीं छोड़ी थी। कुछ मसरूफियत तो थी, तनख्वाह भी हाथ में थी, तभी आइंदा का एतमाद था, लेकिन घरेलू सुख नसीब में नहीं था। मैंने तो उधेड़ उम्री में बहुत शादी से बचना चाहा था, मगर ये बंधन भी मेरे नसीब में था। मैंने सुख और आराम की खातिर इखलाक साहब से निकाह किया था, मगर जिसके नसीब में सुख ना हो, वो सारी उम्र दुखों की भूल भुलैयों में ही भटकते हैं।